हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट लेक्चर में अपन ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसकी जो शेप होती है वो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी? सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है। दूसरा, इसकी सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसके जो नंबर होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन सी सेल किस टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई सेल है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो ज़्यादा होंगे। और कोई सेल है वो कुछ काम नहीं कर रही है या उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी डाउन है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो उस सेल के कंपेरिजन में कम होंगे। तो नंबर जो है वो डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है। ये अपन बचपन से पढ़ रहे आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो परमिएबल होती है, यानी वो सबको अलाउ कर देगी आने के लिए। ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हैं, यानी ये कुछ लिमिटेड को ही अंदर आने देगी, सबको अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगी। ठीक है। अब इस इनर मेम्ब्रेन की क्या खास बात है? ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर? इनफोल्डिंग्स के अंदर। यानी क्या बात है कि देखो, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है ऐसे। ठीक है। तो जो अंदर के अंदर इनफोल्ड होने के कारण जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस डायग्राम देख सकते हो। तो ये तो हो गई भाई बाहर की मेम्ब्रेन, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये देखो ऐसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तो ये क्या कर रही है? ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया अंदर की मेम्ब्रेन का। ठीक है। इस मॉडिफिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्यों बनती है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? सरफेस एरिया। अब इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए। ज़्यादा सरफेस एरिया के लिए वो एक मॉडिफिकेशन कर लेती है इनर मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्नी अपन ने कहाँ पढ़ा था? याद है? सिस्टर्नी और क्रिस्टी ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर सिस्टर्नी की बात आ जाए तो वो आ जाता है गोल्जी एपरेटस, और क्रिस्टी की बात आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद ये जो इनर फोल्डिंग्स है ये एक स्पेस को कवर करके रखती है, एक एरिया को कवर करके रखती है, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। इस वाले एरिया को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। ये ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, इसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इनर कंपार्टमेंट कॉल्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक्चुअली ये 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए यानी प्रोकैरियोटिक जैसा डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए तो नो डाउट उसमें आरएनए भी होगा और प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट भी होंगे, प्रोटीन भी होगा। प्लस इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। तो जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताए थे ना, तब मैंने दिखा था कि 80S और 70S दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये 80S जो है इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब जब सेल डिवाइड होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरली फिजन के द्वारा डिवाइड होते हैं, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया टूट के 2 नए माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो जाता है या 2 नए माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। ये होता है फिजन के द्वारा। ये पूछा हुआ एक बार नीट में कि माइटोकॉन्ड्रिया किस मेथड से डिवाइड होता है या कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, तो ये एसेक्सुअल का फिजन रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। इसका मेन काम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन काम है इसका। ठीक है। अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है ये जब मैंने आपको सेल रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियो में तब बताऊंगा डिटेल से। ठीक है। अभी के लिए इतना ही जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। अब दूसरी बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो है केवल 2 ही प्लांट्स में पाया जाता है और दूसरा यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए यूग्लिनोइड किस ग्रुप में आते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, किसके अंदर आते हैं? ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अब प्लास्टिड जो होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं या 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल से दे रखा है तो इसकी अपन थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। बाकी इनके बारे में हल्का फुल्का दे रखा है तो अभी अपन वही पढ़ेंगे। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है। उसके बाद बात करें अपन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेनली 2 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल पिगमेंट और एक कैरोटिनॉइड पिगमेंट। जो क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर 3 टाइप के पिगमेंट, 2 टाइप, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कैरोटिनॉइड बोलते हैं, ये जो कि फैट सोल्यूबल होता है। अब जो
इसमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाता है और इसमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाता है। इसमें कैरोटीनॉइड के मेनली कैरोटीन और जिंथोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसमें 3 पिगमेंट पाए जाते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है। आपने डाइजेशन पढ़ा होगा तो वहाँ एंजाइम आता है सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। तो यहाँ भी अमाइलोप्लास्ट है, तो इससे आप याद रख सकते हो अमाइलो, और वहाँ भी सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज जिसका डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब अमाइलेज जो टर्म है वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अमाइलोप्लास्ट जो होगा ये किसको? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, ठीक है। इलियोप्लास्ट जो है वो फैट और ऑयल को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है, एल्यूरोन की लेयर होती है सीड के अंदर जो कि एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है। अगर आपने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूंगा आगे। तो वो प्रोटीन की लेयर होती है। तो एल्यूरोप्लास्ट जहाँ भी आएगा उसका मतलब ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट मेनली जो प्लांट की मीजोफिल सेल्स होती है उनके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मीजोफिल सेल्स के अंदर। इसकी जो शेप होती है वो लेंस में भी लेंस शेप हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है, या रिबन लाइक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके नंबर जो है ये वेरी करते हैं, 1 से लेके अप टू 20 to 40, 1 से लेके 20 to 40 तक पहुंच सकते हैं। एक जो है वो पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। अब क्लेमाइडोमोनास किसके अंदर आता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका एक नंबर जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में होता है। अब क्लेमाइडोमोनास कहाँ पाई जाती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, वरना मैं जब आपको पढ़ाऊंगा प्लांट क्लासिफिकेशन तब बताऊंगा। तब तक के लिए वेट करिए, या फिर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। वेरीज फ्रॉम 1 to 20 to 40%, यानी ये जो है वो 1 से लेके 20 से 40% हो सकते हैं, इसके नंबर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैंने शुरू में बताया था। 3 स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन है। कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको परमेबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल या सेमी परमेबल होती है, ठीक है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, मान लिए ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन अंदर जो स्पेस होल्ड करके रखती है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। उस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? उस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन सेक्स इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलेकोइड। उस स्ट्रोमा के अंदर ऐसे मेम्ब्रेन सेक्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे मेम्ब्रेन सेक्स पाए जाते हैं, या छोटे छोटे बेग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उनको अपन बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। अब ये थाइलेकोइड, मान लो आपने सिक्का रखा है, एक का सिक्का, उसके ऊपर और सिक्के और सिक्के और सिक्के, ऐसे सिक्के के सिक्के रख दिए बहुत सारे, ठीक है। तो उन सबको ऐसे बहुत सारे थाइलेकोइड होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो थाइलेकोइड अरेंज लाइक पाइल ऑफ कॉइन, यानी कॉइन के जो बिल्डिंग होती है, या कॉइन जैसे बहुत सारे कॉइन रख दिए, ऐसे बहुत सारे कॉइन की गड्डी जो हो गई, उसी की तरह जब थाइलेकोइड को रखा जाता है तो उसको, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। अब ऐसे बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा? स्ट्रोमा लेमिला के द्वारा, ठीक है। तो वन ग्रेना कनेक्ट टू अनदर बाय स्ट्रोमा लेमिला। तो देखो, इसको ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। तो ये हो गया एक थाइलेकोइड, और इस थाइलेकोइड के अंदर जो स्पेस है ना, ये इसको बोलते हैं ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा यहाँ देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सारा स्पेस है ना, जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट है, उसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इस स्ट्रोमा के अंदर देखो ऐसे सेक्स लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको अपन थाइलेकोइड बोल रहे हैं। अब ये थाइलेकोइड बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक नीचे, उसके नीचे और उसके नीचे, तो इस पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। कोई भी आप चाहे ग्रेना बोल लो चाहे ग्रेनम बोल लो, दोनों सही है। और इसके अंदर जो स्पेस होता है इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, उसको अपन बोलते हैं थाइलेकोइड ल्यूमन। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो अपन सब देखेंगे। तो ये जो थाइलेकोइड ल्यूमन होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जो पिगमेंट होते हैं ना वो इनके अंदर होते हैं। किसके अंदर? इस थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट इन अ थाइलेकोइड, ये देखो ये दे भी रखा है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकोइड के अंदर होते हैं। 4 क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, ए बी सी डी, वो सारे के सारे, या जिंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? इस थाइलेकोइड के अंदर पाए जाते हैं। और जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर और भी 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा वही 70S टाइप का, और क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन भी होगा,
और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंजाइम भी होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था जो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, इसी स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो उससे बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होंगे वो भी कहाँ पर पाए जाएंगे, इसी के अंदर पाए जाएंगे। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये दो टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। ये जो S है ये सेडिमेंशन कोफिशिएंट को बताता है। सेडिमेंशन कोफिशिएंट यानी देखो कोई भी छोटी चीज़ है, अब उसकी साइज़ तो अपन माप नहीं सकते हैं, तो उसकी साइज़ अपन मापते हैं उसके वेट के बेसिस पे। यानी किसी भी एक फ्लूइड लिया और उसके अंदर उसको डाल दिया, फिर देखा कि वो कितना जल्दी नीचे सेडिमेंट हो रहा है, नीचे बैठ रहा है। तो जो भारी होगा वो जल्दी नीचे बैठेगा, जो कम भारी होगा वो ऊपर बैठेगा। तो 70S मतलब ये कम भारी है, ये ऊपर है, और 80S मतलब ये ज़्यादा भारी है और ये नीचे है। तो ये S जो है इसका सेडिमेंशन कोफिशिएंट बता रहा है। फिर जो 70S जो है उसकी दो सब यूनिट होती है, एक 30 और एक 50। अब आप बोलोगे कि सर 30 और 50 तो 80 होने चाहिए ना, आपने 70 क्यों लिखा। तो देखो ये जो पार्ट ऑफ एरिया दिख रहा है आपको, ये दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका भी पार्ट है ये, और ये इसका भी पार्ट है, इसीलिए इसको दो बार नहीं ऐड किया गया, इसीलिए 30 + 50 जो है वो अपन ने 70 लिखा। सेम ऐसा ही देखने को अपन को यहाँ मिलता है। यहाँ भी क्या है, 80S है, जबकि दोनों सब यूनिट जो है, एक छोटी वाली इसको स्मॉल यूनिट बोलते हैं राइबोसोम की, और ये बड़ी वाली यूनिट है इसको लार्ज यूनिट बोलते हैं राइबोसोम की। ठीक है, तो 40 और 60 होना तो 100 चाहिए था, लेकिन है कितना, 80। तो इसका कारण क्या है, ये वाला जो एरिया है ये शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो नेट रिजल्ट आता है वो 80S आता है। अब ये राइबोसोम जो होती है मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस किसकी प्रेजेंट में होगा, राइबोसोम की प्रेजेंट में होगा। मैंने आपको पोलीसोम और पॉलीराइबोसोम कंडीशन भी बताई थी, अगर आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, साइटोस्केलेटन। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, देखो जनरली स्केलेटन क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर जो बॉडी को होल्ड करके रखे, कोई भी बॉडी को, और साइटो यानी सेल, तो जो सेल के होल्ड करके रखे या सेल को जो होल्ड करके रखे, ऐसा स्केलेटन जो होगा उसको अपन साइटोस्केलेटन बोलेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे फिलामेंट के होते हैं और वो फिलामेंट प्रोटीन के बने होते हैं। कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है भाई, अभी मान लो अपनी बोन है, उनका क्या फंक्शन होगा, वो भी एक स्केलेटन है, तो बॉडी को होल्ड करके रखना या मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो ऐसे ही सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। अपन पाँव से क्या करते हैं, चलते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बोन है, मतलब साइटोस्केलेटन अपना स्केलेटन है, वैसे ही साइटोस्केलेटन जो होगा वो भी उसको मोबिलिटी देगा। तीसरा वो शेप मेंटेन करने में, कि मेंटेन द शेप ऑफ सेल, उस सेल की शेप मेंटेन करने में काम करेगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सेल के मोबिलिटी स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो सीलिया जो होते हैं जनरली छोटी साइज़ के होते हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं वो लॉन्ग साइज़ के होते हैं। सीलिया से छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजिला बहुत बड़े बड़े होते हैं। सीलिया के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई नंबर में पाए जाते हैं, जबकि जो फ्लैजिला होते हैं उनके नंबर बहुत कम होते हैं। ठीक, ये जो सीलिया होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड मूवमेंट। मान लो ये सेल है, इसके बहुत सारे सीलिया हैं। ठीक है, तो या तो ये सेल का मूवमेंट कराएंगे या सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवाएंगे, जिसके कारण सेल का मूवमेंट होगा। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो केवल और केवल सेल का मूवमेंट करवाएगा, सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करवाएगा। और जबकि सीलिया जो होते हैं वो कभी कभी सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट करवाने से खुद का मूवमेंट हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला की। ठीक है, तो ये मान लो ये है क्या, अपना फ्लैजिला या सीलिया, तो इसको यहाँ से कट किया, कट करने के बाद ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखो ये ऐसा था, इसको यहाँ से कट किया, फिर आप ऊपर से देख रहे हो यहाँ से, तो आपको ऐसा कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा ऊपर से, उसी राउंड राउंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनेम। क्या बोलते हैं, एक्सोनेम, या एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं, एक्सोनेम भी बोल सकते हैं, एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, रेडियली बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए। तो इसके अंदर दो टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, एक तो होते हैं सेंट्रल में और एक होते हैं रेडियल में। तो जो रेडियल में, ये आपको दिख रहे हैं ना डबलेट, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के फाइबर हैं। तो कुल मिला के 9 रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और ये सब के सब डबलेट होते हैं। ठीक है, तो रेडियली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 9 है। अब ये रेडियली माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये अटैच होते हैं किससे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से। अब सेंट्रल में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिंगल है,
सिंगलेट है, ये देखो इस साइड भी सिंगल है, इस साइड भी सिंगल है, जबकि बाहर जो है वो डबल है, ठीक है। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट है उसको अपन बोलते हैं 9+2, यानी 9 जो है वो पेरिफेरल पे है और डबलेट है, और 2 जो है वो सेंट्रल पे है और सिंगलेट है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन होता है किसका, रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल का, इनका वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से होगा। अब देखो ये वाला हो गया पेरिफेरल, और इसका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जो होगा वो रेडियल स्पोक्स के द्वारा होगा। तो आपको ये जो भी रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर रेड वाला, ये वाला, इन सब को बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स क्या करते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल से जोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपस में भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं, इंटर, देखो 2 डबलेट है तो इंटर डबलेट, और क्योंकि उनको जोड़ रहा है तो ब्रिज, ठीक है। और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है सिंगलेट, वो एक शीट से कवर रहते हैं, उस शीट को बोलते हैं सेंट्रल शीट। ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके अंदर, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, जब अपन डिटेल से इसको काट के देखेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें ये सेंट्रल की जो शीट होती है वो एब्सेंट होते हैं, मतलब सेंट्रल में जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो जो अरेंजमेंट हो जाता है 9+0 हो जाता है। जबकि यूकैरियोटिक की सीलिया और फ्लैजिला देखेंगे तो उसके अंदर 9+2 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम क्या होता है, बेसिकली 2 सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर बनता है उस पूरे को ही अपन सेंट्रोजोम बोलते हैं। तो सेंट्रोजोम कंटेंट 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोल, यानी 2 सेंट्रोल मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम बनाते हैं। अब इस सेंट्रोल का स्ट्रक्चर समझो, ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जब इसको आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना पुराने ज़माने में, जो लकड़ी के होते थे ऐसे कार्ट व्हील, या घोड़ा गाड़ी के, आपने पुरानी मूवीज़ देखी होगी, वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है, जब आप इसको डिटेल से देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर क्यों दिखता है, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के कारण। तो इसका भी अपन डिटेल से स्ट्रक्चर देखें तो इसका भी कुछ ऐसा मिलता है, मतलब इसको अगर आपने ऐसे काटा और ऊपर से देखा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये नॉर्मल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो ये देखो, ये जो भी सेंट्रियोल होते हैं ना, ये एक फ्लूइड से कवर होते हैं, उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। और हर सेंट्रियोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होगा, मतलब एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा, तो बोथ सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन है अपन को कार्ट व्हील की तरह, यानी बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखेगा, ठीक है। अब इसका देखो, इसका थोड़ा डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, बस उसमें लैंग्वेज बता रखी है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जैसे अपन ने सीलिया और फ्लैजिला का देखा, उसमें 9 पेरिफेरल होते हैं, वो भी डबलेट होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कितने होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है इसके अंदर, सेंट्रल में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं, हब। तो हब क्या है, सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट, उसको अपन हब बोलते हैं। और पेरिफेरल पे जो है वो क्या है, पेरिफेरल पे माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि ट्रिपलेट है, ठीक है। अब ये पेरिफेरल वाले किससे, सेंट्रल हब से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक्स के द्वारा। जैसे वहाँ पे था डबलेट जो होते हैं वो सिंगलेट से जुड़ते हैं, या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ रहे थे, किसके द्वारा, रेडियल स्पोक के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये सेंटर से हब से जुड़ रहे हैं बाई रेडियल स्पोक। इनका फंक्शन क्या है भाई, तो ये जो बेसल बॉडी है सीलिया और फ्लैजिला की, अभी देखो अपन ने सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसके भी बेस में बेसल बॉडी होती है, तो वो बेसल बॉडी कौन बनाता है, यही सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। दूसरा ये जब सेल डिवीजन होती है तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर भी बनाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवरी किसने की थी, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब उसने डिस्कवरी कर ली, अब इसके अंदर जो मटेरियल था वो कैसा है, क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो इसकी जो है बेसिक डाई की गई। बेसिक डाई यानी अब देखो केमिकल को देखने के लिए क्या किया जाता है, वो इजीली दिखता नहीं है, तो उसको देखने के लिए उसके ऊपर कुछ डाई डाली जाती है, यानी कुछ कलरफुल पार्ट डाला जाता है जिससे कि वो केमिकल कलरफुल हो जाए, पूरा का पूरा कलरफुल हो जाएगा, तो ये आसानी से विजिबल हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको स्टेन किया था बेसिक डाई से, किसने, फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, और उसको एक नाम दिया था क्रोमेटिन फाइबर। क्या दिया था, क्रोमेटिन फाइबर। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और उसके अंदर जो फाइबर, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है जिसको अपन आज की डेट में क्रोमेटिन बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी की थी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इन दोनों मेम्ब्रेन, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, इसकी जो ये पेरी मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 15 नैनोमीटर होती है। एक बार नीट में पूछा हुआ है 10 to 15 नैनोमीटर,
ठीक है ना, तो ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है, बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो इनसाइड द न्यूक्लियस जो मटेरियल प्रेजेंट है और बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में ये बैरियर है, बैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं चिपक जाती है, कुछ कुछ जगह चिपक जाती है, ठीक है, और वहाँ पे एक पोर बन जाता है जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन, तो ये जो पोर है, इस पोर से क्या होता है, कभी कभी इस पोर से क्या होता है, मेनली कोई भी आउटर जो साइटोप्लाज्म है और इनर जो डीएनए वगैरह है उसके बीच में कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियर पोर जो होता है, पोर जो होता है, ये फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, यानी बाहर की और अंदर की मेम्ब्रेन जहाँ मिलती है वहाँ पे एक पोर बन जाता है जिसको अपन न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन बोथ डायरेक्शन, यानी बाहर से अंदर भी आने देगा, अंदर से बाहर भी जाने देगा प्रोटीन और आरएनए का मूवमेंट को, ठीक है। अब कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे आरबीसी, किसकी, बहुत सारे मेमल्स की। अपने ह्यूमन की जो आरबीसी होती है उसके अंदर भी एब्सेंट होता है, सी ट्यूब है जो भी, उसके अंदर भी एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो देखो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि आरबीसी जो है ह्यूमन की, उसका न्यूक्लियस एब्सेंट है, फिर भी अपन इसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हैं, जबकि अपन ने तो कहा था प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए। और आरबीसी, अपनी ह्यूमन की जो आरबीसी होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर भी अपन इसको पढ़ किसके अंदर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्यों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वरना मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर का होगा तो उससे पहले इसका आंसर दूंगा आपको। तो अब देखो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा होता है क्रोमेटिन फाइबर जो कि डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, वो सबसे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये क्या है, कि स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, और यहाँ पे मेनली क्या होता है, आरआरएनए की सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आरआरएनए आगे जाके क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जिस सेल में ज़्यादा प्रोटीन बनाने होंगे उसमें ज़्यादा आरआरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल जितना ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी उसके अंदर उतने ही ज़्यादा न्यूक्लियोलस मिलेंगे। और क्रोमेटिन क्या होता है, एक लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड है प्लस उसको प्रोटीन से बांध दिया गया है तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे डीएनए आगे जाके जब हिस्टोन प्रोटीन से मिलता है तो क्रोमेटिन बनाता है और आगे जाके फिर यही क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिल जाए तो वो जो फाइबर स्ट्रक्चर बनाता है उसको अपन क्रोमेटिन बोलते हैं। इस क्रोमेटिन के अंदर अपन को नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया एक न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपको ये जितने भी फाइबर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्रोमेटिन है। ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, और यहाँ पे कहीं कहीं फ्यूजन हो रखा है तो उसके कारण एक पोर बन गया जिसको अपन न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। हाँ, अब ये क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये क्रोमेटिन जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो मेनली है वो किससे मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन से ही मिलकर बना होता है। और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपन को क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कौन से फेज में होता है सेल डिवीजन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वरना अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के बाद तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। इस क्रोमोसोम के अंदर दो कंस्ट्रक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब किसका बोलते हैं अपन, बनावट। दो ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो अगर आप ये क्रोमोसोम को ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों अलग अलग पार्ट है, ये जहाँ जुड़ रहे हैं उसी को अपन बोल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इसी का नाम अपन ने क्या रख रखा है, सेंट्रोमियर रख रखा है, ठीक है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है उसके ऊपर की तरफ होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और जुड़ता है इनके साथ जिसको अपन सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो ये जिसको जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसी को अपन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब देखो ये जो सेंट्रोमियर होता है, मान लो ये क्रोमोसोम हो गया, इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड एक क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये क्या काम करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर और इस काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, तो फिर ये दोनों इजीली सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाती है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के आधार पे 4 टाइप के क्रोमोसोम बताए गए। सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होंगे बिल्कुल उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, ये सेंट्रोमियर एक तरफ ज़्यादा होगा, एक एंड की तरफ ज़्यादा होगा, दूसरा एंड की तरफ कम होगा, ठीक है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, बिल्कुल एक एंड के क्लोज हो जाएगा,
क्या होगा, इस एंड के बिल्कुल क्लोज हो गया। और टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल ही एक एंड पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में अब देखो सेंटर में है तो ये आर्म और ये आर्म दोनों इक्वल होगी, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में एक एंड की तरफ है, इस एंड की पास में है तो नियर टू वन एंड। एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू वन एंड, इस एंड के तो बिल्कुल क्लोज है। और टीलोसेंट्रिक में एट टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये देखो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये हो गया सेंट्रोमियर जो होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ना रेड रेड, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया मेटासेंट्रिक जिसके बीच में बिल्कुल प्रेजेंट है, दोनों आर्म इक्वल है। ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, इसकी तरफ क्लोज है। ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, एक एंड की तरफ बिल्कुल पास में है। और ये हो गया टीलोसेंट्रिक यानी बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, इसके बाद सिर्फ आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की ज़रूरत है और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू।